अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसकी ऑप्टिक्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये पाकिस्तान की बहसीयत सालिस पोजीशन को मज़ीद एंडोर्स करती है और इन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो अब भी पाकिस्तान की पोजीशन को अंडरमाइन कर रहे थे। बहरहाल बहसीयत कौम ये हमारे लिए एक क्रेडिट ज़रूर है जिसने हमें इंटरनेशनली काफ़ी स्पेस दी है। अगर बात करें बर्गनस्टॉक मुआहदे के हवाले से तो आज की अपडेट ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान टेक्निकल मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान 4 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने पर भी इत्तेफाक हो गया है। लेकिन अगर हम मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के ऑफिशल्स के मुख्तलिफ बयानात को देखें तो इसमें काफ़ी इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं, जो शायद अभी नहीं बल्कि कुछ वक्त गुजरने के बाद दोनों ममालिक के इस मुआहदे पर ज़रूर असरअंदाज होंगे। हम सबको मालूम है कि ईरान के इस वक्त अरबों डॉलर्स असासे मुंजमद हैं। इस हवाले से हम ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का बयान देख चुके हैं, जिनके मुताबिक स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में 12 अरब डॉलर्स के एसेट्स रिलीज़ करने के दस्तखत हो चुके हैं। लेकिन इसको अमेरिका की तरफ से इस तरह ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये फ़ंड्स ईरान को पाबंद बनाते हैं कि वो अमेरिका से ज़रई अजनास ख़रीदे। इस पर जेडी वांस भी ये कह चुके हैं कि इस डील से अमेरिकन फार्म्स मज़ीद अमीर होंगे। लेकिन बाकर गालिबाफ और स्टेट बैंक ऑफ ईरान के गवर्नर अब्दुल नासिर इसकी मुकम्मल तरदीद करते हुए ये कह रहे हैं कि इस हवाले से उन पर कोई ऐसी शर्त आयद नहीं कि वो अमेरिका से कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदें। इसी तरह जेडी वांस ने यह भी क्लेम किया कि ईरान ने IAEA के इंस्पेक्टर्स को भी न्यूक्लियर साइट्स का मुआयना करने की इजाज़त दे दी है, जिस पर अमेरिका ने रीसेंट अटैक किए थे। मगर दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई इसकी भी मुकम्मल तरदीद करते हुए ये कह रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड मीटिंग में न्यूक्लियर इशू के हवाले से कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा एक और ख़बर जिस पर हमें तज़ाद दिखाई दे रहा है वो ये थी कि ईरानी स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, ट्रंप की धमकी वाले ट्वीट के बाद ईरान की मुज़ाकराती टीम ने वॉकआउट किया। इस खबर की बाकर कालिबाफ ने भी तस्दीक की, लेकिन जेडी वांस इस खबर की तस्दीक नहीं बल्कि तरदीद करते दिखाई दिए। बहरहाल अब ये मुश्किल है कि यहाँ पर ब्लफ कौन कर रहा है, लेकिन एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर मौजूद है, जो लबनान के इशू पर तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन इन मामलात पर इस तरह के मुतज़ाद बयानात से इस अमन मुआहदे की कामयाबी पर सवालिया निशान ज़रूर लग सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फैज़ रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जावेद मलिक साहब मौजूद होंगे, साबिक सफ़ीर हैं। और दिफ़ाई तजिया निगार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ मलिक साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो बर्गनस्टॉक के अंदर हमने मुज़ाकराती अमल देखा है, आपको लगता है कि ये बिलो एक्सपेक्टेशंस था या फिर जो कंसेशंस ईरान को देने की बात हो रही है, अब उन 14 पॉइंट्स का अगर तस्करा करें तो उसमें तो 85 से 90% जो डिमांड्स हैं वो ईरानियन डिमांड्स ही हैं जो एक्सेप्ट की गई। फिर वेवर भी मिल गया उनको, पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो फ़रोख्त करने के लिए 21 अगस्त तक की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि टेक अवेज किसके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हुए, ईरान के लिए या अमेरिका के लिए? थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब। आई थिंक आपने अपने सवाल में ही जवाब दिया। लगता तो एक इम्प्रेशन यही मिलता है, स्पेशली $300 बिलियन की भी बात की गई है ईरान के लिए, और अभी हम देख रहे हैं कि वेवर्स भी दे रहे हैं उनको ट्रेड के लिए। तो ऑफ कोर्स आई थिंक देयर इज अ चेंज इन द परसेप्शन। लग रहा यूं है कि आप ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप भी आप जानते हैं एसेंशियली एक बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत सी जो डिलिबरेशंस हुई हैं बिहाइंड द सीन्स, उनसे ये भी चीज़ सामने आई है कि इकोनॉमिकली अगर आप इस चीज़ को देखें बजाय इसके कि कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड अपनाएं, तो दैट माइट बी अ बेटर सोल्यूशन। दूसरी बात यह है कि देखिए, अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन व्यूइंग द मिडल ईस्ट जो उसको थ्रू द लेंस ऑफ इजराइल, यानी उनका जो प्राइमरी रिलेशनशिप थी वो इजराइल के साथ थी और उसके इर्द गिर्द बाकी सब कुछ घूम रहा था। मुझे लगता ये है कि फैज साहब भी इस पर बात करेंगे। जो मेरी कॉन्टैक्ट्स हैं वाशिंगटन में वो ये कह रहे हैं कि वहां पे एक बात की जा रही है जिसको कहते हैं कि री इमेजिनिंग द मिडल ईस्ट, यानी वो इसको री इमेजिन करना चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम इजराइल से अपना ताल्लुक नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट्स या जो बयान जेडी वैंस का थोड़ा सख्त था इसराइल के बारे में, मैं नहीं समझता कि वो अमेरिकन पॉलिसी है। दैट माइट बी वन साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, लेकिन अल्टीमेटली वो इजराइल के साथ भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखेंगे। लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि हमको अगर इस खित्ते के अंदर दूर रस और देरपा रिलेशनशिप्स रखनी है तो हमको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स
न सिर्फ गल्फ के ममालिक हैं बल्कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की जो तमाम रियासतें हैं जिनको रिजर्वेशन रही है हमेशा इजराइल के हवाले से। तो हम देखते हैं कि एक और चीज जो चेंज हुई है वो ये है कि आपने देखा था जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए थे तो उस वक्त जो हमें बताया ये जा रहा था और कुछ परसेप्शंस भी ये थी कि जो जेरेड कुशनर हैं और स्टीव विटकॉफ हैं, दे आर द वंस हु आर ऑन द ड्राइविंग सीट, और जेडी वैंस को जो है उन्होंने लाया है बिकॉज ऑफ कोर्स इरानियंस हैड सम रिजर्वेशंस, एक फिगर हेड के तौर पर जेडी वैंस थे। लेकिन उस वक्त के बाद से लेकर अभी तक अब एक चीज बहुत बदल चुकी है। आई थिंक अमेरिका के अंदर उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी ये रियलाइजेशन है, नाउ जेडी वैंस इज इन द ड्राइविंग सीट। आपको नजर आ रहा है उनकी बातों से भी, उनकी डिस्कशन से भी, किस तरह से वो फ्रंट पे है। और उनकी जो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट हमारे फील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने कहा कि इन द लास्ट 3 months ही हैज बीन टॉकिंग मोर टू हिम देन एनीबॉडी एल्स। उन्होंने अपनी वाइफ का कहा कि एक मेरी बेगम है और दूसरा जो है वो गालबन फील्ड मार्शल। आई थिंक वो पाकिस्तान के परसेप्शन से अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं वो तो ग्रेटली अप्रिशिएटेड हैं, न सिर्फ वॉशिंगटन में, यूरोप में, बल्कि ईरान में भी। और अब मैं समझता हूं कि एक री इमेजिन कर रहे हैं मिडल ईस्ट को। एंड आई थिंक अगर जिस तरह से जो फीलर्स अभी तक आ रहे हैं वो यही हैं कि दिस माइट लीड टुवर्ड्स अ मोर लास्टिंग सेटलमेंट ऑफ द इशू। बिल्कुल, इस पे मिडल ईस्ट का जो एक मैप है, जो स्ट्रेटेजिक मैप जिसको कह सकते हैं, उसमें वाज़ेह तब्दीलियाँ हो सकती हैं आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस वॉर। फैज साहब, ये इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये बात करें, जिस तरह से ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, जिसको एक बहुत बड़ा मोमेंट कहा जा रहा है डिप्लोमेसी के एतबार से, लेकिन जो पॉस्चर अमेरिका की तरफ से लिया गया स्विट्ज़रलैंड में होने वाले राउंड के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी की सिचुएशन लग रही थी, जिसमें पहले ये ख़बर फ्लोट हुई। सबसे पहले तो जो इजराइल ने लेबनान में वायलेशन की, 84 कैजुअल्टीज़ हुई, तब इन्होंने इनकार किया। मोहसिन नकवी साहब गए, वो उन्हें कंपेल करके आए कि आप दोबारा री एंटर हों मुज़ाकराती अमल में। तो ईरानियन रिलक्टेंस वहाँ भी दिखाई दी। फिर स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी जब वो मौजूद थे, 80 मिनट की गुफ्तगू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल का रुख किया और कह दिया कि वी विल स्मैश यू अगर आपने लेबनान में अपनी आउटफिट्स को सपोर्ट करना बंद ना किया। उसके ऊपर भी एक वॉकआउट की सिचुएशन हो गई जो कि जेडी वैंस कह रहे हैं नहीं हुई थी। तो इतना ज़्यादा डेस्परेट जो अमेरिका लग रहा था इस डील को आगे बढ़ाने के लिए, हैज़न्ट दैट अफेक्टेड देयर सुपर पावर ऑरा जो होता है? देखिए मुज़म्मिल, सबसे पहले तो शुक्रिया, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, असल बात यह है कि अभी आपने जो अपने एम्बेसडर जावेद मलिक साहब से जो सवाल किया कि क्या ईरान के 94, आपने गालिबन 85% ये कहा कि वो उसकी फेवरेबल वो हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, आइटम्स। तो बेसिकली ये है कि इस वक्त जिसे विन विन सिचुएशन कहते हैं, और एक बड़ा मशहूर एक उर्दू का एक शेर है, उसका एक ही मिसरा पढ़ देता हूँ। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। जितने भी पॉइंट्स थे ईरान के वो लॉजिकल थे, और उसमें उनको नजर आया कि खुद इसमें अमेरिका के बड़े फायदे हैं, और ऐसा हुआ। अब देखिए, जो सबसे बड़ी जो आपने जिन वल्नरेबिलिटीज की जो बात की है, उसमें सबसे बड़ा नाम अक्सर आता रहा है मुज़म्मिल, वो है इजराइल का, कि नेतन्याहू कोई शरारत करेगा, स्पॉइल करेगा उसको, कोई ना कोई वो बीच में ऐसी चीजें करेंगे जिससे कि पूरा मामला बैठ सकता है। लेकिन असल मैं समझता हूँ, और एग्जैक्टली आपने भी पॉइंट आउट किया, कि ये जो दोनों मेन फरीकैन हैं, ईरान और अमेरिका, इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही खतरे का बाइस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, आज जो बिल्कुल फ्रेश के जेडी वैंस साहब ने बहुत खुलकर इस बात का ऐलान किया, और ट्रंप बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। आज सुबह फिर यहाँ की सुबह वॉशिंगटन की, उन्होंने दोबारा कहा कि IAEA के इंस्पेक्टर्स जो हैं फॉर इन्फिनिटी, यानी जब तक के दुनिया कायम है वो जाते रहेंगे, इंस्पेक्ट करते रहेंगे। उस दूसरी तरफ से ईरान का बयान आ गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, हम उनको अभी वेलकम नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको देखना है, इससे पहले कि कुछ नेतन्याहू लेकिन फैज साहब, सॉरी टू कट यू हेयर, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ये ऐसा नहीं लग रहा कि जो हकायक है उनको छुपाया जा रहा है? क्योंकि अगर IAEA के DG मौजूद थे उस रिजॉर्ट में जहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे, सो हाउ कैन दे से कि इस पर तो बात ही नहीं हुई, इसको तो टच ही नहीं किया हमने? जी, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अब दोनों तरफ के बयान जो आ रहे हैं वो किस बात को यकीन करें। और जाहिर है कि अगर एक पब्लिक पोजीशन ये ली जा रही है, जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जब वहाँ मौजूद है और प्रोसेस का हिस्सा है, तो फिर ये बयान आना। अच्छा, फिर अब देखिए, ये जो इस वक्त जो दौरा है ईरानी सदर का, वजीर खारजा भी वहाँ, ये देखिए इसकी अहमियत, वो अक्सर हमारे मीडिया ने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि वो शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं। शुक्रिया अदा करने इतना पावरफुल डेलीगेशन नहीं आता। जरूर कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो इन पर्सन
कुछ ऐसी गुत्थियां हैं, कुछ ऐसी उलझने हैं जिनको सुलझाई जाएंगी इन पर से, और यहाँ पर वो काम होगा। और यकीनन देखिए, इसमें ये नहीं है कि ये बहुत ही कोई आसान सी रोड है और आइंदा 6 महीने 60 दिन की बात हुई। मैं तो ख्याल है कि 60 दिन से ज्यादा ये मामला चलेगा। इसको दोबारा कोट अनकोट पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर दोबारा आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी बहरहाल बातें हैं, और देखिए खुद यहाँ की जो इंटरनल सिचुएशन है मुजम्मिल, अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हैरत की बात यह है कि जो लिबरल लोग हैं, खुसूसन आपकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऑलमोस्ट यूनानिमसली पूरे डेमोक्रेट्स जो हैं इस डील को की मुखालिफत कर रहे हैं, और सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। और उनका मतम नज़र ये है कि किसी तरह से इस डील को बुनियाद बनाकर ट्रम्प की नाक रगड़ी जाए आंदा जो अपने मिड टर्म्स होने वाले हैं उसमें। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सवाल उठा हुआ है। फिर जाहिर है कि ईरान में आप ये देखें कि अभी भी जो वहाँ के कुछ हल्कों से, खुसूसन इवन सरकारी हल्कों से मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ चीज़ें अभी भी आ रही हैं। तो बहरहाल इट्स गोना बी एन आर्डुअस राइड। देखा ये जाएगा कि होता क्या है। लेकिन एक बात तय है कि बहरहाल पाकिस्तान ने आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आपने एक जो बात की थी, मैं अगर आप एक 10 सेकंड मुझे दें, देखिए जो नया आपका जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वहां बनता नजर आ रहा है, तो ये बाज लोगों में ये गलत फहमी है मेरी दानिश में कि शायद अमेरिका वो छोड़ के जा रहा है, अब नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वो जगह लेगा। ये जो कुछ भी होगा ये अमेरिका की ईमा पर होगा। अमेरिका ही अपनी पावर प्रोजेक्ट करेगा थ्रू आउटसोर्सिंग। पाकिस्तान तो देखिए ज़ाहिर न्यूट्रल इलाका में देखिए जो उसमें बन रहे हैं, इजिप्ट और टर्की, वो तो ऑलरेडी इजराइल से बहुत करीब हैं। तो ये समझना है कि ये जो 4-5 या 5 मुल्कों का जो इत्तेहाद बनने जा रहा है और सिक्योरिटी अलायंस होगा, तो वो कोई एंटी इजराइल या एंटी अमेरिका या रिप्लेसिंग अमेरिका, आई डोंट थिंक कि वो सिनेरियो डेवलप होगा, बल्कि वो खुद अमेरिका अपने आप को थोड़ा सा पुल बैक करके अपनी जो पावर है और उसको आउटसोर्स करेगा इन द रीजन थ्रू, ऑफ कोर्स पाकिस्तान वुड बी बिल्कुल वो सप्लीमेंट्री जो सिक्योरिटी गारंटी की बात होती है वो हो सकता है। एजाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये फैज साहब ने भी जो बात की कि एक तो हम ये कह नहीं सकते कि ये जो पीरियड है 2 महीने का इसमें सब कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जो शिकें हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि म्यूचुअली एक्सटेंडेबल ये थ्रेशोल्ड हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह से हमने इस मुज़ाकराती अमल में देखा है कि जो फ़ंड्स रिलीज़ करने की बात की जा रही है, अब कहा गया कि 12 अरब डॉलर का जो एसेट रिलीज़ है उस पर तो साइन भी हो चुके हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि ऑयल फ़रोख्त करने की परमिशन मिल गई। तो मिडल ईस्ट के मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में ये कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है ईरान के लिए, और ईरानियन प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हाउ कैन वी बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि पाकिस्तान एक एनर्जी हंगरी कंट्री है, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है ऑयल का। आपको लगता है कि अब सऊदी अरेबिया या अमेरिकन प्रेशर उस तरह से नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि हम ईरान के करीब जाके उनसे ट्रेड करें ऑयल एंड गैस के ऊपर, पाइपलाइन के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो पूरा सिनारियो है ये इतना आसान नहीं है, इसको हम ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा सियासी और बैकग्राउंड है उसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। उसमें फ़लस्तीन का मसला एक बुनियादी मसला है। फिर जो अरब कंट्रीज़ के रिलेशनशिप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह इम्प्रूव हुए हैं, जहां हम 67 या 73 में उनको इजराइल से लड़ते हुए देख रहे थे, कैंप डेविड के बाद बतदरीज इजराइल ने अपने इंग्रेस बनाई और बहुत सारे अरब मुल्कों ने एक तरह से अगर अबैंडन नहीं किया एलानिया तौर पे, तो वो इस फ़लस्तीन के मसले से तकरीबन डिफेक्टो वो लाताल्लुक ज़रूर हो गए। और फिर हमने देखा कि यूएई तो बिल्कुल एक तरह से प्रॉक्सी बन गया इस इजराइल के इंटरेस्ट के लिए, उनका इकोनॉमिक एक फ्रंट ऑफिस बन गया। अब आइए इस जंग की तरफ। तो इस जंग के नतीजे में ये पहली बार हुआ है कि एक सोल सुपर पावर एक दूसरे मुल्क से, निस्बतन कमज़ोर मुल्क से जंग हारने के बाद वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आए। तो ये सोचना कि अब तमाम चीज़ें जो है वो ईरान की मर्जी से होंगी या अमेरिका जो है वो इस खिते से निकल जाएगा, ये बिल्कुल खाम ख्याली होगी। मैं बिल्कुल हमारे जो मोज़ेज़ पैनलिस्ट हमें यूएस से ज्वाइन किया हुआ है उनकी बात की तायीद करूँगा
कि ये अमेरिका कुछ अरसे के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉज लेगा और उस टाइम में ये नहीं होगा कि कोई दूसरा ग्रुप या दूसरे मुल्क या कोई और ऐसी अरेंजमेंट मार्ज़ वजूद में आ जाएगी जो अमेरिकन सिक्योरिटी पैराडाइम को टोटली रिप्लेस कर देगी। ये चीज़ें जो है ऐसे नहीं होंगी। हाउएवर हैविंग सेड दैट, बहरहाल ये खुशाइंद बात है और इस खिते के अमन के लिए, ईरान के लिए इसमें ज़ाहिर है ईरान इज़ दी सोल बेनिफिशरी, मेजर बेनिफिशरी इस पूरे तनाज़े में। इतनी जो है रेजिलियंस के बाद, इतनी कुर्बानियाँ और इतनी तबाही देने के बाद, जानों की कुर्बानियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकनॉमिक इंटरेस्ट की कुर्बानियाँ देने के बाद, अपने सुप्रीम लीडर की कुर्बानी देने के बाद, अब ईरान जो है वो इस पोजीशन में है कि वो अपना जो पोटेंशियल है इस खित्ते में अपने कद काट के मुताबिक उसको रिवाइव करे और उसके साथ अपनी रीअलाइनमेंट्स करे सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स में, खित्ते के ममालिक में। और पाकिस्तान यकीनन उनके साथ एक अच्छी बाइलेटरल ट्रेड करने की पोजीशन में है। पाकिस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है, ईरान को रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ईरान की हम बहुत सारे एरियाज़ में हम उनको टेक्नोलॉजी से, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स से हम उनको मदद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं जो यकीनन ये जो आज का दौरा है हाई लेवल, ये उसके लिए एक इब्तदाई आप कह लीजिए कि ईंट रखी जाएगी इस पे, और फिर इंशाल्लाह इस पे जल्द ही आप देखेंगे कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एग्जैक्टली ईरान के लिए बहुत से मेजर टेक अवेज हैं इस एग्रीमेंट के तहत, जो कि अब लॉन्ग स्टैंडिंग पीस में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जावेद साहब, एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है इस फ्रेमवर्क के अंदर वो ये था कि 1 महीने तक ये कहा गया ईरान की तरफ से कि जो माइंस हैं उनको हम हटाएंगे हुर्मुज़ से, और 2 महीने तक टॉल फ्री जो नेविगेशन है उसको अलाउ करेंगे। तो 2 महीने तक टॉल फ्री कहने का मतलब ये है कि उसके बाद टॉल लेना शुरू हो जाएंगे, और अगर वैसा करेंगे तो फिर ओमान की एक या कतर की जो पोजीशन है इसके ऊपर, उसका क्या होगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अग्री। जी मुज़म्मिल साहब, मेरी नज़र में ये तो इन्होंने इस तरह से फ्रेमिंग की है इसकी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक इंटरनेशनल वाटरवे को किस तरह से सब्जेक्ट टू टोल किया जाएगा, बिकॉज ये ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ की मेरी नज़र में तो खिलाफ वर्जी होगी। देखिए 3-4 मेन इश्यूज थे जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि मैं इस चीज़ से विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करता हूं कि ईरान कोई जंग जीत चुका है। आई डोंट थिंक दैट इज द राइट असेसमेंट। उनको काफ़ी लॉसेस हुए हैं। उनके दरमियान एक सोच थी जो कि जब ये रेवोल्यूशन आया तो एक सोच ने जन्म लिया कि उन्होंने एंटी अमेरिकनिज्म का स्लोगन लेकर उन्होंने अपनी एक तमाम पॉलिसी फ्रेमिंग की है। लेकिन अब उन्हीं के अंदर मौजूद कुछ ऐसी भी कुव्वतें हैं, ऐसी भी सोच रखने वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि 47 साल या तकरीबन 50 साल की जंग के बावजूद हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। हमारे अवाम जो है वो पॉवर्टी की जो लकीर है उसके नीचे हैं। हमारे यहाँ जो हमारी जो पोटेंशियल है, हमारे तेल है, गैस है, मादनियात हैं, हुनरमंद लोग हैं, वो बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, बल्कि हम उनको यूज ही नहीं कर पा रहे। हमारे जो असासे हैं वो दुनिया भर में मुंजमद पड़े हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हम अपनी स्ट्रेटजी को बदलेंगे। तो मेरी नजर में ये स्ट्रेटजी को चेंज किया है उनके पॉलिसी मेकर्स ने। उसके अंदर दूसरी बात जो न्यूक्लियर की जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी कुछ बात भी हुई है वेल इन्फॉर्म्ड लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर के हवाले से वर्किंग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, यानी दे हैव एग्रीड नॉट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। दूसरा सवाल जो है आपका सैंक्शंस रिलीफ, इसके साथ कंडीशनल है, यानी इनके ऊपर लगाई गई पाबंदियों में अंदर जो नरमी है वो तभी मुमकिन होगी जब ये उन तमाम जो उनकी डिमांड्स होंगी यूएस की या वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसको वो एडहियर करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर
उसके बाद जो दूसरा अभी तक स्टिकिंग पॉइंट है वो प्रॉक्सी के हवाले से सपोर्ट है, यानी कुछ ऐसी प्रॉक्सीज को जो वो सपोर्ट करते हैं उनको भी ये बाबर करवाने की कोशिश की गई है। लेबनान का आप जानते हैं कि बार बार जिक्र हुआ इसीलिए बिकॉज लेबनान का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि इजराइल की जंग लेबनान के साथ है, यानी लेबनान एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर मौजूद एक मिलिशिया है जो कि हिजबुल्लाह है, उसके खिलाफ उनकी जंग है। हम ये समझते हैं कि इजराइल ने तजावुजात की हैं, इजराइल को अपनी जो बॉर्डर से बाहर नहीं आना चाहिए, वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन के अंदर बॉर्डर का तयन किया गया था वही उसका लेजिटिमेट बॉर्डर है, क्योंकि जब अगर यासिर अराफात ने और उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने 2 स्टेट सोल्यूशन को एग्री कर लिया तो इसका मतलब यह है कि 2 स्टेट्स में एक इजराइल है एक फलस्तीन है, और जो बॉर्डर्स मुख्तस किए गए थे वहीं के उसके अंदर रहना। अब इंकर्जन्स क्योंकि इनकी बहुत हो चुकी हैं, लेबनान के ऊपर ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो दे हैव टू पुल बैक, बट इन ऑर्डर फॉर देम टू पुल बैक ये अश्योरेंस भी होनी चाहिए कि हिजबुल्लाह जो है वो दोबारा से उनके ऊपर हमला आवर नहीं होगा। हूथीज की एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, आप जानते हैं हूथीज यमन में है और वो सऊदी अरेबिया को टारगेट करते हैं, तो इसमें इस तमाम डायमेंशन को कवर करने के लिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो तो सर आंखों पर और उनकी कलीदी किरदार है, लेकिन जो कतर का इस तमाम डायलॉग प्रोसेस के अंदर आना एज ए सपोर्टिंग मीडिएटर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ये तमाम कंसर्न जो कि गल्फ रियासतों की हैं, सऊदी अरेबिया की हैं, यूएई की हैं, कतर की हैं, उनको भी एड्रेस कर रहा है। तो जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी के जहन में ये ख्याल है कि वो टोल लगाएं तो वहां पे फिर गल्फ ममालिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सामने आना चाहिए, तो उसके लिए कतर का आना मेरी नजर में बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है, बिकॉज उन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एड्रेस उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाएगा। और तीसरी बात स्विट्जरलैंड के अंदर इसका इनकाद मेरी नजर में इट्स ऑल्सो गुड डेवलपमेंट, बिकॉज इससे पूरी दुनिया की आप जानते हैं, देखें स्विट्जरलैंड इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डिप्लोमेसी, तो वहां की अगर वहां ये सारे डायलॉग्स होते हैं, कंक्लूड होते हैं, तो उसके बाद हम ये समझते हैं ऑलमोस्ट कि द होल वर्ल्ड इंडोर्सेस व्हाट विल बी एग्रीड। तो मेरी नजर में अभी तक तो थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव। आपके साथ बहुत प्रोग्राम्स किए, हम डिस्पॉन्डेंट भी होते थे, डिसअपॉइंटेड भी होते थे, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि हम वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, मे बी स्मॉल प्रोग्रेस बट इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, और इसके जो नकात हैं वो भी यही बताते हैं कि चंद कंडीशनैलिटीज़ के बाद जो ईरान की तरफ से डिमांड है कि एक फ़ाइनल एग्रीमेंट होगा, उस पर फैसला इससे पहले कि हम उसकी बात करें कि उसकी क्या नौयत हो सकती है, क्योंकि ईरान ने यह भी डिमांड किया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन से रेटिफाई करवाया जाए उस मुआहदे को जो फ़ाइनल एग्रीमेंट होगा। लेकिन डोमेस्टिक ऑडियंसेस की अगर बात करें, आपने पहले जिक्र किया कि ट्रंप पर बहुत तनकीद हो रही है, तो एक तरफ JCPOA की बैशिंग जो वो करते थे एंड ही वाज सेइंग कि मैं उससे बेहतर डील लेकर दूंगा, तो ऑन पेपर तो ये उससे बेहतर डील नहीं है। इनफैक्ट जो कैश फ्लो का थ्रेशोल्ड इसमें नज़र आ रहा है वो तो पहले से भी ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि आपके क्लोजेस्ट एलाइज जो गल्फ़ में बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हम बॉम्ब भी हो गए, यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटीज़ भी अमेरिका ने दी, उसके बावजूद हमारा नुकसान भी हुआ, पैसे भी हम देंगे। तो ओवरऑल टेक अवे अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इवन नेतन्याहू के लिए, जब ये कह रहे हैं ट्रंप खुलकर कि अगर अमेरिका ना होता इज़राइल भी ना होता, और JD वैंस ये कह रहे हैं कि इज़राइल हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट दे कांट सॉल्व ऑल सिक्योरिटी इश्यूज़ बाय किलिंग देयर वे थ्रू इट, तो ये आपको लगता है कि एक रिफ्ट भी आ रहा है? इज़राइल अमेरिका की जो होली अलायंस थी वो अब प्योरली ट्रांजैक्शनल हो चुकी है। एंड नंबर 2, इज़ इट गोइंग टू कॉस्ट हैवीली टू ट्रंप एंड नेतन्याहू एज फार एज द लोकल ऑडियंसेस आर कंसर्न्ड? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने JCPOA का जिक्र किया, देखिए एक तो होता है किसी एग्रीमेंट का कंटेंट और फिर होता है उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। तो JCPOA इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मेहनत की थी, 2.5 साल लगे थे, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर उसकी बड़ी ज़बरदस्त मुखालिफत थी। आपको शायद याद हो कि सेनेटर कॉटन बड़े अहम रिपब्लिकन है, दाएं बाजू के, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग कहलाते हैं वो। तो उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिख दिया था ईरानियों को कि जब अगर आपने ओबामा के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो जब हम आएंगे तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, और वही हुआ। देखिए जैसे ही आए ट्रंप साहब तो उन्होंने उसको ख्वाश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखिए, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा था अमेरिका, लेकिन आपके अंदर अमेरिका के अंदर बड़ी डोमेस्टिक मुखालिफत। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसमें स्टेक होल्डर्स से असल
यानी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और पूरे रीजनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया था, और ये बातें कतर और सऊदी अरब में बाकायदा उठाई गई थी। लेकिन अब इस दफा कम अज कम जो एक मैं कंटेंट से हटकर अगर ट्रम्प साहब को थोड़ा सा मैं लीवे देना चाहूं कि वो ये कह रहे हैं कि बेहतर है, तो मे बी जो दूसरा एस्पेक्ट है उसका, क्यों बेहतर है, इसलिए कि इसमें तमाम रीजनल स्टेक होल्डर्स शामिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और कतर तो बाकायदा मीडिएटर हैं और वो उनकी सिग्नेचर्स अब उस पर हैं, पाकिस्तान की खुसूसन। लेकिन असल जो गारंटीज हैं वो यही है कि अगर आप तमाम स्टेक होल्डर्स को सबको अगर साथ लेके चलते हैं तो वही असल गारंटी है। देखिए P5+1 उसके गारंटर्स थे JCPOA के, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल से इसको करवा भी लेंगे रेजोल्यूशन, तो उसका भी क्या फर्क पड़ता है? सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सी रेजोल्यूशंस अभी भी जो है बिल्कुल रद्दी की तरह वहां पड़ी हुई हैं, कोई उनको नहीं पूछता। कश्मीर पे आप देख लीजिए, फलस्तीन पे देख लीजिए, और कई मकामात पर। तो असल बात यही है जिसकी मैं समझता हूँ ट्रम्प को, डिस्पाइट जस्ट टू यूज एन एक्सप्रेशन, टू बी अ डेविल्स एडवोकेट हियर, जस्ट एज एन एक्सप्रेशन फॉर श्योर, कि वो उनको आपको ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस वक्त जो है आपको एक सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात की, देखिए इंपॉर्टेंट एक पैराडाइम शिफ्ट तो आपको नजर आ रहा है, और वो बहुत अहम बात जो उन्होंने की, वाइस प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने कहा कि इन द मिडल ईस्ट एवरी कंट्री हैज राइट टू देयर सेल्फ डिफेंस। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले सिर्फ ये कहा था जी इजराइल हैज ए राइट टू सेल्फ डिफेंस, कि वो अपने आप को जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आज ये बात हुई है कि नहीं, और खुद ट्रम्प ने भी बात की कि ईरान को भी बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए, उनको भी एंड्रॉइड यूरेनियम चाहिए। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराडाइम शिफ्ट आपका ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन अब देखिए एक बात और बहुत अहम पॉइंट है, अब हमारा अपना एक रीजन का, हमारा अपना एक डीएनए है। डीएनए से मुराद ये कि मैं अपना खुद, हमारी जो एक वहाँ नस्लें हैं, हम जो आबाद हैं, आपने देखा है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़ के निकला, और उससे पहले जाहिर है कि जब सोवियट्स वहां से भागे थे, तो अफगानिस्तान के अवाम का एक परसेप्शन कह लीजिए, या गलत फहमी कह लीजिए, या खुशफहमी कह लीजिए, ये वो है कि हमने बड़ी बड़ी पावर्स को अब यहाँ से धकेल दिया, शिकस्त दे दिया, लिहाजा हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे डर ये है कि ठीक है, स्ट्रेटेजिक फतेह जरूर हुई है, नॉट द मिलिट्री, ईरान की, इसने कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी रेजिलियंस से 100 दिन से ज्यादा अपने आप को साबित किया कि खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रीजन में इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के बाद अगर अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और वो अपना माइंडसेट में तब्दीली या उस पैराडाइम में तब्दील नहीं आती, और वही जो हमारा रीजनल डीएनए जो कि अफगानिस्तान की वजह से आपको प्रॉब्लमैटिक नजर आता है, वो अगर होगा तो ये बहुत बहुत मसला होगा, खुसूसन जीसीसी के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के भी कुछ आप देखिए रिलेशंस और कुछ बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जो काबिल रश्क नहीं है ईरान के साथ। तो अब देखना ये है कि ये तमाम बातें ठीक है, मैं जो कंटेंट से हटकर हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई ये सब कुछ एक बहुत ही एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल पीस की तरफ आप जा रहे हैं, या अगेन एज यू सेड कि ये सब ट्रांजैक्शनल एक इवेंट्स हैं जो वो वक्तन फवक्तन बदलते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन माइंडसेट फॉर द लॉन्ग टर्म चेंज इन द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे डर यही है कि ईरानियंस अपनी इस फतेह को, जिसको कि हमारे जावेद साहब ने राइटफुली, मेरे ख्याल में एग्री करता हूँ कि इसको ये मिलिट्री फतेह ना समझे। जाहिर है उसमें वो कोई इस वक्त किसी ने सरेंडर नहीं किया दोनों में से, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो बहुत स्ट्रांग उनकी लीडरशिप है। लेकिन क्या वो माइंडसेट तब्दील करने में कामयाब होंगे? एक बात देखिए, अभी कल ही एक बयान आया गालिब आफ साहब का, कहने कि हम टोल के अलावा उन्होंने ये कहा कि हम एडमिनिस्टर हम करेंगे इसको, स्ट्रेट को, यानी हम उसका इंतजाम संभालेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि अब ये बातें उस वक्त, जबकि इस वक्त बड़ी ही सीरियस नेगोशिएशंस टेक्निकल लेवल पर जारी हैं, मिनूशा डिस्कस हो रहा है, उस वक्त ये बयानात आना, उसका क्या मकसद हो सकता है? बिल्कुल, बयानात जो हैं उसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट भी दिखाई देता है, क्योंकि जितनी स्टेटमेंट्स आई हैं ईरान की तरफ से, या अमेरिका उसकी तरदीद करता है या ईरान अमेरिकन स्टेटमेंट्स की करता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। एजाज साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जो न्यूक्लियर इशू था उस पर अब ये कहा गया कि ऑन साइट जो है
जो एनरिचमेंट का लेवल है उसको कम कर लिया जाएगा, यानी कि वो एयरलिफ्ट नहीं करेंगे फिसाइल मटेरियल को, वो ईरान के अंदर ही एनरिचमेंट लेवल्स को नीचे लेकर आएंगे, IAEA के इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको एक्सेस दी जाएगी। सो इज़ दिस अ ह्यूज डेवलपमेंट, या फिर ये तो उसी जगह पर नहीं आ गए हम जहाँ पहले भी थे, क्योंकि 2017 तक भी इंस्पेक्शंस चलती रही थी। वो और बात है कि उस पर ये सवालिया निशान और एतराज़ हुआ करता था कि ईरान की तरफ से इतनी ट्रांसपेरेंट एक्सेस नहीं दी जा रही और कुछ फैक्ट्स को छुपाया जाता है, ऐसे एक्यूजेशंस मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कर्टेल हो जाएगा ईरान का। जी, मैं इससे पहले कि आपके क्वेश्चन को जो है मैं जवाब दूं, मैं दोनों साथी पैनलिस्ट से एहतराम के साथ मैं एक चीज़ अर्ज करूं। जैसे जब मैंने ये कहा कि ईरान को फतेह हुई है, देखिए मिलिट्री हिस्ट्री में या मिलिट्री साइंस में और इवन इंटरनेशनल रिलेशन में भी जंग में जो फतेह है उसका नोशन क्या है। जंग किसी खास पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ी जाती है, एंड वो असल में जब वो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव नॉर्मल प्रोसेस से, डिप्लोमेसी से अचीव नहीं होता, तो देन वॉर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव दोज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो रजीम चेंज थे। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव जो थे वो वहाँ उसको डी न्यूक्लियराइज करना था और उस थ्रेट को एलिमिनेट करना था। क्या उनमें से किसी एक ऑब्जेक्टिव को अमेरिका अचीव कर पाया? जवाब यकीनन ना में है। जबकि उसके बरक्स ईरान की तो जंग नहीं शुरू की, ईरान पर तो ये जंग इम्पोज की गई थी। ईरान का सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि उन्होंने सरवाइव करना है इस ऑनस्लॉट के अगेंस्ट, तो उन्होंने सरवाइव कर लिया। तो अब अगर आप इसको मेजर करें तो इन ऑल probable definitions of notion of victory, ईरान जीता है। हम उसे उस तरह एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन अमेरिकन को ये बात, अमेरिकन जो है वो ना वहाँ से निकल सकते थे और ना वो काइनेटिक एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन एक कैच सिर्फ ये था, वो जो आर्गुमेंट पहले हो रहा था उसमें ये था कि अफगानिस्तान के अंदर भी सोवियत रशिया हारा और डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर अमेरिका भी एग्जिट कर गया, बट अफगानिस्तान इज स्टिल नॉट अ प्लेस टू लिव फॉर मैनी पीपल। दे वुड चूज अमेरिका एंड रशिया टू लिव इन। तो क्या ईरान ट्रांसलेट कर सकता है नेशनल ग्रोथ में इस विक्ट्री को जो आप बात कर रहे हैं? मैं उसमें आता हूँ। देखिए, अब अगर ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, देखिए तो इसका मतलब है कि ईरानी सोच में एक तब्दीली आ गई है। ठीक। देखिए, ईरान में 47 सालों से वो स्पिरिचुअल लीडरशिप और उनके साथ पासदान जो उनका या IRGC कह लीजिए, वो डोमिनेंट थे उनकी फॉरेन पॉलिसी में, उनकी इंटरनल पॉलिसीज में भी। लेकिन अब हमने देखा कि जो दूसरा निस्बतन मॉडरेट ग्रुप है, जिसमें हार्वर्ड के और दूसरी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए PhD जिसमें हैं, वो उन लोगों ने जो है वो उन्होंने भी असर्ट किया और उन्होंने ये सोच ली कि अगर हम टेम्परेरली इस सीज फायर को रिस्पेक्ट करते हैं, टेम्परेरली मीन्स के कुछ सालों के लिए या जो भी अरसा जो है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स वो अवेलेबल होता है, तो हम अपने आप को जो है रिवाइव कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, और वो जो हमारे पोटेंशियल्स हैं, ट्रिमेंडस इकोनॉमिक पोटेंशियल्स, हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एजाज साहब, आपने न्यूक्लियर इशू का मेरा सवाल था, उस पे भी आ जाइए कि न्यूक्लियर इशू को आप क्या देख रहे हैं कि तो न्यूक्लियर इशू में जी, मेरे नहीं ख्याल जी, न्यूक्लियर इशू पे ईरान अगर पहले तो ईरान ओबामा साहब के ज़माने में काफ़ी फ्लेक्सिबल था, अब ईरान इसको कभी भी जो है अमेरिकन ख्वाहिशात के आगे सरेंडर नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि इस जंग में अल्टीमेटली सर्वाइवल की जो है वो आपके वार पोटेंशियल से है। अगर आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होंगे, ड्रोन्स नहीं होंगे और आपकी ये थ्रेट नहीं होगी कि आप कभी भी न्यूक्लियर हो सकते हैं, तो फिर तो इजराइल के लिए ईरान एक तरने वाला साबित हो। सही। बुनियादी सवाल भी ये है कि न्यूक्लियर इशू के ऊपर ईरान क्या डिसाइड करता है और यही डिसाइड करेगा कि इस एग्रीमेंट का फ्यूचर क्या होता है। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। एजाज मलिक साहब, जावेद मलिक साहब और फैज़ रहमान साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।